प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर टू लड़ने में बिजी थी तो उस वक्त हमारे देश में जो फ्रीडम मूवमेंट है वो कैसे शेप ले रही थी। उस दौरान क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, अंग्रेजों ने क्या क्या मेजर प्रपोजल्स हमको दिए और हमारे पॉलिटिशियंस ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो ये सारी घटनाएं हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1913 के दिन। कैसे स्टार्ट हुआ? जब जर्मनी ने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पे अटैक कर दिया। तो यही जर्मनी का पोलैंड पे अटैक करना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग मानी जाती है। तो ये किस दिन हुआ था बच्चों? तो 1 सितंबर 1939 के दिन हुआ था। तो एक तरफ तो जर्मनी है, दूसरी तरफ थे उसके दुश्मन देश जैसे कि ब्रिटेन। तो 3 सितंबर को यानी कि इस हमले के 2 दिन बाद ब्रिटेन, जो कि पोलैंड का दोस्त था, ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि अगर पोलैंड पे कोई अटैक होगा तो ब्रिटेन पोलैंड को बचाएगा। तो अब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया तो ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया कि हम पोलैंड को बचाएंगे, हम जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो एक तरफ हो गया जर्मनी, दूसरी तरफ हो गया ब्रिटेन। तो जर्मनी के कई और भी दोस्त थे जैसे जर्मनी, इटली, जापान। तो यहां से शुरुआत हो गई, ब्रिटेन की एंट्री हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक, अब बात करो अगर जापान की, तो जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक नया पॉलिटिकल एंगल दे दिया। जापान ने कहा कि हम कोई वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ रहे, हम कोई किसी की जमीन नहीं लूट रहे हैं, बल्कि हमारे एशिया में जो कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, इन सब पे यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा कर लिया है। कुछ पे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया है, कुछ पे फ्रांस ने कर लिया है। तो जापान का यही कहना था कि हम जो ये लड़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये एक होली वार है, एक समझ लो कि ऐसा युद्ध है जिसमें हम अपने ही भाइयों को, एशियन कंट्रीज को आजादी दिलाना चाहते हैं। किससे आजादी दिलाना चाहते हैं? ब्रिटेन से, फ्रांस से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर चलती थी, इसने बिना भारत के पॉलिटिशियन से पूछे हुए, बिना इंडियन ओपिनियन को जाने हुए इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर डिक्लेयर कर दिया मतलब क्या? देखो, ब्रिटेन ने तो कह ही दिया था ना कि मैं वॉर में कूद रहा हूं। अब इंडिया क्योंकि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आता है, इंडिया पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है ना, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया को भी घसीट लिया। ब्रिटेन ने बिना इंडियन पॉलिटिशियन से पूछे हुए इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में घसीट लिया। तो कांग्रेस को अंग्रेजों की यह बात अच्छी नहीं लगी कि बिना हमसे डिस्कस किए आपने हमारा सपोर्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया, आपने कैसे कह दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर टू में शामिल हो गई। तो खैर जो भी हो, शुरू में कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि हम क्या करें क्या ना करें। तो बिल्कुल बिगनिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम वॉर जो चल रहा है जिसमें अंग्रेज शामिल हो गए हैं, इसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ शर्तों पे करेंगे। तो कांग्रेस ने कुछ कंडीशंस रखी, कहा कि चलो हम आपको कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन ये हमारी कंडीशन है। तो वो कंडीशंस क्या थी? तो कांग्रेस ने कहा कि आप पहले ये 2 प्रॉमिसेस करो, बाकी पूरा देश आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉमिसेस क्या थी? कि वॉर खत्म होने के बाद आप एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मतलब है आप एक ऐसा ग्रुप बनाओगे जो कंप्लीटली इंडियंस का बना होगा, जिसमें सिर्फ भारतीय शामिल होंगे और ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यानी एक तरह से कहा गया कि आप प्रॉमिस करो कि वॉर खत्म होने के बाद आप इंडियंस को मौका दोगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने का। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि आप इमीडिएटली पावर ट्रांसफर करो। यानी अभी तो भारत का पूरा कंट्रोल अंग्रेजी गवर्नमेंट पे था ना, उस वक्त भी तो भारत में एक पार्लियामेंट थी, तो ये पार्लियामेंट ही तो भारत की सरकार थी।
लेकिन इस पार्लियामेंट में ज्यादातर जो लोग थे, मेजॉरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, क्योंकि गवर्नर जनरल नॉमिनेट भी करते थे और उन्हीं नॉमिनेटेड मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाता था। तो अब कहा गया कि आप इमीडिएटली ये सिस्टम खत्म करो, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि भारत के लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट, ना कि नॉमिनेट की हुई गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि वोट देके चुनी गई गवर्नमेंट, ना कि जिसको मन उसको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करके मिनिस्टर बना देते थे। ये नहीं, रिस्पॉन्सिबल, लोगों ने, जनता ने वोट देके चुनाव, ऐसी गवर्नमेंट बनाओ, तब हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करेंगे। तो ये ऑफर जब वाइसरॉय लिन लिथगो को पता चला, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? लिन लिथगो। तो ये ऑफर लिन लिथगो ने एक्सेप्ट कर, मतलब रिजेक्ट कर दिया कि आपके 2 कंडीशंस हम नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस ने क्या कहा था कि ये 2 कंडीशंस मानोगे तभी हम सपोर्ट करेंगे। सरकार क्या कह रही कि नहीं मानेंगे। तो अब एक माहौल बन गया कि सरकार और कांग्रेस आमने सामने आके खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, इसको डिसाइड करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है महाराष्ट्र के वार्धा जिले में। तो ये 5 दिनों तक चली मीटिंग। तो देख रहे हो, वॉर स्टार्ट हुए 1 ही हफ्ता गुजरा था। वॉर स्टार्ट हुआ था ना 1 सितंबर को, ये मीटिंग 10 सितंबर को बुलाई गई थी, यानी तुरंत ही वॉर अभी स्टार्ट ही हुआ था, किसी की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। ठीक, तो इस मीटिंग में अलग अलग जो कांग्रेस के लीडर थे उनकी ओपिनियन अलग अलग थी। जो सबसे बड़े नेता गांधी जी थे, उन्होंने, क्योंकि ये शुरुआती वक्त था, 1 ही हफ्ता गुजरा था, उस वक्त किसी को कुछ पता था नहीं, उतना मतलब वक्त मिला नहीं था। तो गांधी जी ने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे ब्रिटिश को, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि ये जो वर्ल्ड वॉर है ये एक बड़ी लड़ाई है, ये बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स, हम अपनी फ्रीडम की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले ये बड़ी लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने तो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर दिया कि ब्रिटिशर्स को हम सपोर्ट करेंगे। नेहरू जी थोड़े कॉशियस थे, नेहरू जी कभी भी गांधी जी की बात नहीं टाला करते थे, लेकिन नेहरू जी थोड़े कॉशियस थे। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि ब्रिटेन जो है कोई इनोसेंट कंट्री तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमको गुलाम बना रखा है। ठीक, तो नेहरू का यही कहना था कि जो इल्जाम ब्रिटेन जर्मनी पे लगाता है वो तो इल्जाम ब्रिटेन पे भी लगना चाहिए, ब्रिटेन ने भी तो गुलाम बना के रखा है ना हमको। लेकिन इस वक्त नेहरू ने कहा कि लेकिन इस वक्त एक होता है ना कि छोटा राक्षस और बड़ा राक्षस, तो बड़े राक्षस को हराने के लिए छोटे राक्षस की मदद कर दी जाए। तो इस वक्त हम ब्रिटेन का साथ देंगे, क्योंकि जस्टिस जो है वो ब्रिटेन के साथ है, यानी दोनों ही विलन है, लेकिन ब्रिटेन छोटा विलन है, जर्मनी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो ये कह के, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, गांधी जी और नेहरू जी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि चलो ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस तुम्हारा साथ देंगे। कुछ नेताओं ने अपोज भी किया। अब गांधी जी और नेहरू सपोर्ट क्यों कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहे थे कि अंग्रेजों को पसंद करते थे, इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज नाजियों के खिलाफ लड़ रहे थे, हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, तो नाजियों को बड़ा खतरा मानते थे। तो कांग्रेस के 2 बड़े लीडर सपोर्ट करने लगे, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। कुछ नेता विरोध करने लगे कि नहीं, हम अंग्रेजों का साथ क्यों दें। तो सबसे विरोध करने में सबसे आगे थे सुभाष चंद्र बोस और कुछ ऐसे नेता जो सोशलिस्ट स्ट्रीम से आते थे, सोशलिस्ट फिलॉसफी से जुड़े हुए थे, ऐसे नेता। अब ये क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने बोला कि ब्रिटेन जो इल्जाम जर्मनी पे लगाता है वही इल्जाम तो ब्रिटेन पे भी लगना चाहिए, यही लॉजिक दी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये वक्त मौके का फायदा उठाना चाहिए हमें, हमको ब्रिटिश को सपोर्ट करने की बजाय ब्रिटिश के खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देना चाहिए, ब्रिटिश को इतना मजबूर कर देना चाहिए कि वो तुरंत ही देश छोड़ के भाग जाए। तो बेसिकली 2 तरह की ओपिनियंस थी।
गांधी जी और नेहरू ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सपोर्ट करना तो दूर की बात है, मैं तो कहता हूं कि इनके खिलाफ आंदोलन चला दो, ये तुरंत देश छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में पहले से ही ये बिजी है, तो यही सही वक्त है इनके खिलाफ आंदोलन चलाने का। अब ये सारी ओपिनियन हो रही थी, तो इसमें कांग्रेस ने अपना एक फैसला लिया, मिला जुला फैसला लिया और एक रिजोल्यूशन पास किया। उस रिजोल्यूशन में क्या कहा गया कि इंडिया कुड नॉट बी पार्टी टू अ वॉर, यानी कि भारत का वर्ल्ड वॉर टू से कोई लेना देना नहीं है, इसको जबरदस्ती घसीटा गया है, इसको घसीटना ठीक नहीं, मतलब इंडिया का वर्ल्ड वॉर टू से कोई लेना देना नहीं है, ये इन्होंने कहा। दूसरी रिजोल्यूशन में बात कही गई कि ब्रिटेन जो है तत्काल प्रभाव से तुरंत अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी बंद कर दे। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी क्या है कि आप ब्रिटेन से आके भारत पे कब्जा कर लेते हो, आप ब्रिटेन से आके श्रीलंका पे कब्जा कर लेते हो। तो इस रिजोल्यूशन में कहा गया कि अपनी ये पॉलिसी बंद करो और जिन जिन जगहों पे तुमने कब्जा कर रखा है, जिनको अपनी कॉलोनी बना के रखा है, उनको तुरंत फ्रीडम दे दो। तीसरी चीज जो इस रिजोल्यूशन में कही गई वो ये कही गई कि गवर्नमेंट को स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो वर्ल्ड वॉर टू लड़ रही है उसमें उसकी प्लान क्या है, क्यों लड़ रही है, और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद उसके क्या प्लान है, मतलब क्या चाहती क्या है। वर्ल्ड वॉर टू में खत्म हो जाएगा तो जो देश है, बाकी देश हैं जो वर्ल्ड वॉर टू में शामिल है, उनको आजादी देंगे या उनको फिर से कॉलोनी बना के रखेंगे। तो ये सब आप स्पष्ट करो। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट करो कि भारत के लोग जो इतने दिनों से वही डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, जिसकी दुहाई देके आप आज वर्ल्ड वॉर टू लड़ रहे हो, यही बोल के लड़ रहे हो ना वर्ल्ड वॉर टू कि हम डेमोक्रेसी बचाएंगे, जर्मनी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है तो हम जर्मनी से लड़ेंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे। तो यही डेमोक्रेसी भारत के लोगों को कब दोगे? तो ये इस रिजोल्यूशन में कहा गया। तो अब एक तरह से कांग्रेस तो सपोर्ट करने से मना कर रही है सरकार का, तो सरकार ने अपनी स्ट्रेटजीज चलनी स्टार्ट कर दी, अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस ने कहा था ना कि आप बताओ कि आप हमको डेमोक्रेसी कब दोगे, आप ये भी बताओ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। कुछ का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी गवर्नमेंट। जो वाइसरॉय थे लिन लिथगो, इन्होंने मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट जो राजे रजवाड़े थे उनका सपोर्ट हासिल करना स्टार्ट कर दिया। तो लिन लिथगो ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं करेगी तो कांग्रेस इकलौते पूरे देश की ठेकेदार थोड़ी है, हम मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट का सपोर्ट लेंगे। लिन लिथगो ने कहा कि जो ब्रिटिश की वॉर एम्स है, बस इतना जान लो। लिन लिथगो ये बताने के लिए तैयार ही नहीं हुए कि फ्यूचर प्लान्स क्या है। उन्होंने कहा कि बस तुम इतना समझ लो कि ब्रिटेन जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ना बहुत जरूरी है, और एक नाजी हिटलर, एक समझ लो कि क्रूर शासक के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये वर्ल्ड वॉर टू लड़ना बहुत जरूरी है। लिन लिथगो ने यह भी कहा कि हम एक कमिटी बनाएंगे जिस कमिटी के जरिए हम टाइम टू टाइम इंडियन ओपिनियंस को गैदर कर सके, यानी कि भारत के लोग क्या सोचते हैं ये चीज सरकार को पता चलती रहे, इसके लिए हम एक कमिटी बनाएंगे। एक कहने का मतलब था कि भारत के लोगों की ओपिनियन ली जाएगी कि वर्ल्ड वॉर टू की लड़ाई आगे कैसे बढ़ानी है। अब देखो, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कांग्रेस की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देने के पीछे या उनकी बातों को रिजेक्ट कर देने के पीछे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका एक हिडन एजेंडा था। हिडन एजेंडा यह था कि वाइसरॉय लिन लिथगो चाहते थे कि कांग्रेस मजबूर होकर कोई मूवमेंट चालू कर दे, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था। तो ये चाहते थे कि कांग्रेस फिर से कोई ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट खड़ा कर दे। अब क्यों कर दे? क्योंकि अगर कांग्रेस इस वक्त कुछ ऐसा करेगी तो पूरी दुनिया में कांग्रेस को बदनाम किया जा सकेगा। तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी कि हम तो जर्मनी से लड़ रहे थे और ये कांग्रेस को देखो, कांग्रेस तो हमको ही रोकने आ गई। तो हम पूरी दुनिया में ऐसी खबर फैला देंगे कि ये जो कांग्रेस है ये नाजियों की सपोर्टर है और ये जर्मनी को सपोर्ट करती है, ऐसा इल्जाम लग जाएगा कांग्रेस पे। दूसरी लॉजिक ये थी कि अगर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है, तो वर्ल्ड वॉर टू के वक्त अंग्रेजों ने कुछ बड़े बड़े कानून लाए थे, उन कानूनों की मदद से किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। तो लिन लिथगो चाहते थे कि करने दो इनको आंदोलन,
जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट करेंगे मैं पूरी कांग्रेस को जेल में बंद कर दूंगा और कांग्रेस का नामो निशान ही मिटा दूंगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कुछ नए कानून आ गए, उन कानूनों की मदद से पूरी कांग्रेस को अरेस्ट किया जा सकता था। तो एक तरह से उकसा रहे थे कि कांग्रेस को इतना मजबूर कर दो कि वो कोई मूवमेंट करे, तो मूवमेंट करेगी तो बदनाम हो जाएगी कांग्रेस, पूरी दुनिया बोलने लगेगी कि कांग्रेस ब्रिटेन को क्यों रोकना चाहती है, क्या कांग्रेस हिटलर और मुसोलिनी को सपोर्ट करती है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे थे अंग्रेज कि कुछ ऐसा करो कि कांग्रेस वाले कोई आंदोलन छेड़ दें। खुद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल, वो भारतीयों के लिए इतने गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इंडिया को। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां आज भी उनकी न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, वो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता। तो कांग्रेस के प्रति उनका खास मतलब कह लो कि नफरत से भरे रहते थे विंस्टन चर्चिल। तो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, तो कांग्रेस खत्म हो ही जाती अगर पूरी कांग्रेस को जेल में डाल दिया जाता। तो विंस्टन चर्चिल का कहना था कि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। अब कांग्रेस ने देखा कि लिन लिथगो उनकी कोई बात मानते ही नहीं है, उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देते, तो अब कांग्रेस ने सोचा कि अब हमको गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट करना चाहिए। तो 23 अक्टूबर 1939 यानी सितंबर में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके लगभग 40-50 दिन के बाद की बात है। तो कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर्स से कहा, उनके मिनिस्टर्स थे ना, 1937 में इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शन में कई सारे स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर से कहा कि सब रिजाइन करो, क्योंकि हमको विरोध करना है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही मंत्री बन के कैसे रह सकते हैं हम। तो मास रेजिग्नेशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 1939 में मास रेजिग्नेशन करना पड़ा था कांग्रेस के मिनिस्टर्स को। जितने मिनिस्टर्स थे सबने रिजाइन किया। क्यों किया? क्योंकि दलील यह दी गई कि हमसे पूछे बिना हमको वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट लिया है, इंडिया को घसीट लिया। तो ये देख के वाइस रॉय लिन लिथगो और मुस्लिम लीग को काफी खुशी हुई। कांग्रेस ने सोचा था कि इन पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में काफी खुशी हुई। इनको लगा कि चलो हमारी जान छूटी, अब पार्लियामेंट में हमें कांग्रेस के बिना भी हमको काम करने का मौका मिलेगा, यानी कांग्रेस अब हमको होगी नहीं परेशान करने के लिए। ठीक। और दूसरी चीज क्या थी कि अगर कांग्रेस यहां पे है ही नहीं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी वो बन जाएगी मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग जैसे चाहेगी फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसीलिए मुस्लिम लीग भी खुश, लिन लिथगो भी खुश। तो इसी चीज को सेलिब्रेट किया मुस्लिम लीग ने, कह लो कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए या अपनी खुशी जाहिर करने के लिए डे ऑफ डिलीवरेंस डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमको मुक्ति मिली, आजादी मिली, कांग्रेस जो है छोड़ के भाग गई। तो ये 22 दिसंबर 1939 के दिन इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। क्यों मनाया? इस बात का मजाक उड़ाने के लिए मनाया कि पूरी कांग्रेस कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। अब कांग्रेस अपना विरोध तो स्टार्ट कर चुकी है, कांग्रेस ने इस्तीफे दिलवा दिए हैं। लिन लिथगो ने अक्टूबर में ही क्लियर कर दिया था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो अब कांग्रेस को कुछ तो करना होगा, कांग्रेस को एक मास मूवमेंट तो शुरू करना होगा। तो फिर से कांग्रेस वाले सोचने लगे कि क्यों ना हम फिर से एक मास मूवमेंट स्टार्ट करें, जैसे हमने 1920 में, जैसे हमने 1930 में किया था। 1920 में क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो अब कांग्रेस वाले इस बात पे विचार करने लगे कि क्या हमें फिर से एक सत्याग्रह स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गांधी जी और जो टॉप के लीडर्स थे कांग्रेस के, वो इस वक्त मास सत्याग्रह चालू करने के मूड में नहीं थे। अब क्यों नहीं थे? क्योंकि एक तरह से गांधी जी ने अपनी ओपन सपोर्ट डिक्लेयर की थी ना ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इस वक्त अंग्रेजों का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिटलर एक बड़ा दुश्मन है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम परेशान करें अंग्रेजों को। दूसरी चीज क्या थी कि उस वक्त हिंदू और मुस्लिमों के बीच टेंशन का माहौल चल रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने माहौल काफी खराब कर रखा था।
तो मुस्लिम लीग का बिल्कुल भी सपोर्ट मिलता नहीं, तो चांसेस थे कि हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स वगैरह शुरू हो जाती। तीसरी चीज क्या थी, जो कांग्रेस की अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें कई तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। सुभाष चंद्र बोस कुछ बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू कुछ बोलते थे, गांधी जी कुछ और कहते थे। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग कांग्रेस में ही कई सारे फैक्शंस बन गए थे। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी कि कोई पूरे ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट खड़ा कर पाए। चौथी चीज क्या थी कि भारत की जनता भी उस वक्त तैयार नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 है, सबको अपना अपना घर देखना है, सबको महंगाई का सामना करना है, सबको अपनी जॉब्स वगैरह देखनी है, सबकी नौकरियां जा रही है। तो पब्लिक का ध्यान इस वक्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से निपटने में है। तो इस ऐसे में पब्लिक से उम्मीद करना कि वो किसी मास मूवमेंट को सपोर्ट करे, ये ठीक नहीं है। तो गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स से अपील की कि मास मूवमेंट शुरू करने से पहले जो कांग्रेस की अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो और जनता के बीच जाओ, जनता के बीच जाके घूम घूम के माहौल बनाओ। अचानक से कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं स्टार्ट हो जाता है, पहले जनता की ओपिनियन लो, जनता का फेवर, जनता का सपोर्ट गेन करो, उसके बाद हम स्ट्रगल की सोचेंगे। तो एक तरह से कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। ठीक, अब कांग्रेस का एनुअल सेशन बुलाया गया। तो यह सेशन बुलाया गया रामगढ़ में मार्च 1940 में। उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद, इस वाले रामगढ़ सेशन की। इस रामगढ़ सेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया। इस रिजोल्यूशन में कहा गया कि कांग्रेस बहुत जल्द, यानी जब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझेगा, उचित समझेगा, तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो एक तरह से कांग्रेस कह रही थी कि अभी हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हैं, हम इमीडिएटली कुछ मूवमेंट लॉन्च नहीं करने जा रहे, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बना रहे हैं। जिस दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, ऐसा कोई सरकमस्टांस बनता है जो इस बात के लिए हमको मजबूर करे, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जरूर लॉन्च कर देंगे। तो ये रिजोल्यूशन था, यानी कि इमीडिएटली कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करके सड़कों पे उतरेंगे। तो जो लेफ्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब बेसिकली सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के जो लोग थे, वो कहते थे कि कोई वेट एंड वॉच की क्या जरूरत है, जो करना है तुरंत करो। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि पूरे देश में हड़ताल करवाओ, क्योंकि इनका पूरा कंट्रोल होता था मजदूरों पे, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये कहते थे कि मिलों में हड़ताल करवा देंगे, ऑफिसों में करवा देंगे, रेलवे नहीं चलने देंगे, पुलिस स्टेशन नहीं चलने देंगे। तो ऐसे ही अंग्रेज अपने घुटने पे आ जाएंगे। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, या ये जो सोशलिस्ट पार्टी थे, तो इनका यह भी मानना था कि जर्मनी और जापान से भारत को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो अंग्रेजों को है, तो हमको क्यों घसीटा जा रहा है। तो यही एक तरह से कह लो कि गांधी जी जर्मनी और जापान को खतरा मानते थे, सुभाष चंद्र बोस इनको खतरा नहीं मानते थे। तो यही था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इसी रामगढ़ सेशन में कुछ और फैसले भी हुए। फैसले यानी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कांग्रेस अपनी बात पहुंचा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। तो उसमें क्या कहा गया, तो कांग्रेस ने फिर से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग दोहराई। कहा कि भारत के लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ में भी नहीं मानेंगे, भले आप हमको डोमिनियन स्टेटस देने की कोशिश करो, हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें तो लॉर्ड लिनलिथगो तक पहुंच ही रही थी, वो ऑब्जर्व कर ही रहे थे कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी आगे बढ़ती है। तो लिनलिथगो ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, जब जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाएगी हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेज दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, इसीलिए मामला उलझ गया। तो ये तो कांग्रेस की कहानी।
दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? तो मुस्लिम लीग ने भी अपनी मीटिंग बुलाई 2 दिन के बाद लाहौर में, यानी कि एक तरफ कांग्रेस का सेशन खत्म हुआ रामगढ़ में, उसके 2 दिन के बाद मुस्लिम लीग जो कि एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लाहौर में अपनी मीटिंग बुलाई। तो इसको क्या कहा गया? लाहौर सेशन कहो या जो कहो। तो इस मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया गया। उस रिजोल्यूशन में कहा गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको मिला के एक यूनिट बनाया जाए, यानी एक डोमिनियन बनाया जाए, उसको सेपरेट डोमिनियन बना दिया जाए। क्यों ये ऐसा कह रहे थे? क्योंकि लिनलिथगो ने कहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो बेसिकली मुस्लिम लीग का कहना था कि हमारी मुस्लिमों के लिए एक अलग डोमिनियन आप बना देना, उस डोमिनियन को पाकिस्तान का नाम दे देना, यानी हम आजादी नहीं मांग रहे हैं इस वक्त, आप हमको बस डोमिनियन बना के ये साबित कर दो कि हम भारत का हिस्सा नहीं है। एक डोमिनियन इंडिया की, एक डोमिनियन पाकिस्तान की, और दोनों पे ब्रिटिश का कंट्रोल रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से हमको नहीं जोड़ना, हमें एक सेपरेट डोमिनियन बना के दे देना। ये डोमिनियन बनेगी किन चीजों की? उन जगहों की, उन टेरिटरीज की जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं। तो यही रिजोल्यूशन कहलाया पाकिस्तान रिजोल्यूशन। तो अब जो है कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट में है, लेकिन कह रही है कि हमको अलग पाकिस्तान बना के दे दो। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 के लेवल पे अगर बात करो तो ब्रिटेन की हालत खराब होती चली जा रही थी। ब्रिटेन का जो दोस्त था फ्रांस, उसका मित्र दोस्त, उस पे कंट्रोल कर लिया था हिटलर ने, हिटलर की नाजी सेना ने उस पे कंट्रोल कर लिया था। यहां तक कि खुद लंदन में बॉम्बिंग्स हो रही थी, लंदन के ऊपर बम गिराए जा रहे थे और सबको लग रहा था कि लंदन कभी भी हार सकता है, उस पे भी हिटलर का कब्जा कभी भी हो सकता है। तो इसी वक्त ब्रिटेन में गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई और विंस्टन चर्चिल बन गए अगले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ये हुआ 1940 में। आप याद रखना कि ये आदमी विंस्टन चर्चिल दिल से इंडियंस से नफरत करता था। काफी गलत गलत चीजें इसने इंडिया और इंडियंस के बारे में बोली है। तो खैर जो भी हो, तो अब विंस्टन चर्चिल के हाथ में ब्रिटेन की कंट्रोल आ गई। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश फिर से चालू कर दी कि किसी तरह इंडियंस को मना के उनको उनसे हां बुलवाई जाए, उनका सपोर्ट हासिल किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में मामला सीरियस होता चला जा रहा है। फ्रांस हार गया है, ब्रिटेन भी खतरे में है। तो अब जब गवर्नमेंट बदल गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि नई गवर्नमेंट आई है, इनसे हम फिर से नए सिरे से बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उधर जर्मनी जीतती चली जा रही थी, जो चीज गांधी जी को पसंद नहीं थी। गांधी और नेहरू हिटलर को पसंद नहीं करते थे, तो नहीं चाहते थे कि हमारी छोटी सी भूल की वजह से, हमारी किसी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हिटलर जैसा राक्षस जीत जाए। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने स्टैंड में थोड़ी नरमी ले आई। तो कांग्रेस कहने लगी कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें हमारे जवान आपकी सेना में शामिल होंगे, हमारी फैक्ट्रीज में आप वेपन बनाओगे तो हम उसमें भी आपका सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस आप इतना कह दो कि आप अभी के अभी पावर ट्रांसफर कर दोगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ और उस गवर्नमेंट में इंडियंस को शामिल करो, इंडियंस को अपनी गवर्नमेंट चलाने दो और तुम वर्ल्ड वॉर लड़ो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये स्टैंड में बदलाव लाए इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। यानी ये नहीं कह रहे हैं कि हमको आजादी दे दो, बस ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बना दो, हम अपनी गवर्नमेंट में खुद फैसला लिया करेंगे। तो अब वाइसरॉय लिनलिथगो ने देखा कि कांग्रेस भी अपने रुख में थोड़ी नरमी ला रही है, यानी वो भी बातचीत करना चाहती है। तो लॉर्ड लिनलिथगो उस वक्त शिमला में रहते थे। शिमला में क्यों रहते थे? क्योंकि शिमला भी उस वक्त इंडिया की कैपिटल थी। इंडिया के 2 कैपिटल थे, दिल्ली और शिमला। तो गर्मियों के दिन में कैपिटल शिमला हो जाती थी, तो समर कैपिटल शिमला थी। तो वहीं पे लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो वहां से ही उन्होंने रेडियो पे भाषण दिए, पेपर में खबरें छपवाई। तो 8 अगस्त को उन्होंने एक प्रपोजल रखा,
इस प्रपोजल को कहा जाता है ऑगस्ट ऑफर। तो इस प्रपोजल में क्या था? इस प्रपोजल में कहा गया कि हां, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करती है कि भारत के लोगों को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिलना चाहिए। इंडियंस क्या मांग रहे थे? हमको अपना देश चलाने दो, अपने देश के फैसले हमको लेने दो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए? उनको भारत के लोगों को खुश करना है ताकि भारत के लोग सपोर्ट कर दें। तो एक लॉलीपॉप सामने फेंका, कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि भारत के लोगों को खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिलना चाहिए और यह मौका हम देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन के जरिए भारत के लोगों को ही शामिल किया जाएगा और यही लोग आगे चल के खुद आपस में डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक। और यह भी कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मकसद है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, यानी ब्रिटिश ने इंडिया को खुश करने की कोशिश की। कांग्रेस ने क्या कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बस गवर्नमेंट बनवा दो। अपनी स्टैंड में नरमी लाई थी ना, थोड़ी देर के लिए टोटल इंडिपेंडेंस की बात तो ये भूल गए थे। तो ये प्रपोजल अंग्रेजों की तरफ से आया और अंग्रेजों ने और कई सारे प्रपोजल्स दिए। ये कहा गया कि जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें और लोगों को शामिल किया जाएगा। वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब केंद्रीय सरकार। जैसे आज हमारे यहां लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी वाइस रॉय की। तो ये वाइस रॉय की काउंसिल को बड़ा किया जाएगा, इसमें और लोगों को शामिल किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि यहां इलेक्टेड इंडियंस जो है नॉमिनेटेड व्हाइट ब्रिटिश से ज्यादा हो। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी वाइस रॉय की, तो इसमें दो तरह से एंट्री होती थी। एक तो आप चुनाव जीत के आओ, तो ब्रिटिशर्स चुनाव तो नहीं लड़ते थे, चुनाव तो भारतीय लड़ते थे। तो एक तो आप चुनाव लड़के आओ, दूसरा तरीका होता था कि जो गवर्नर जनरल या वाइस रॉय होते थे वो नॉमिनेट करते थे। तो गवर्नर जनरल या वाइस रॉय जो नॉमिनेट करते थे वो तो अंग्रेज लोगों को करते थे। तो अब इसमें चेंज करने की बात हुई कि हम ज्यादा ताकत या इसमें जो मेजॉरिटी है वो इंडियंस की रहने देंगे, नॉमिनेटेड ब्रिटिश पर्संस की नहीं रहने देंगे। यह भी कहा गया कि जितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को छोड़ के, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया और होम, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे मिनिस्टर्स जो है वो इंडियन ही बनेंगे जो चुनाव लड़के आए होंगे। डिफेंस क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, फाइनेंस क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, होम क्योंकि कंट्रोल करना है, गृह मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अंग्रेज अपने पास रखेंगे, बाकी सरकार में जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे इंडियन होंगे। यह भी कहा गया कि हम एक एडवाइजरी वार काउंसिल बनाएंगे, यानी एक ऐसी काउंसिल बनाएंगे जिसमें इंडियंस भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे, और हमको अगर कोई ओपिनियन चाहिए होगी, कोई सलाह मशविरा करना होगा कि लड़ाई को लेके, वार को लेके, तो हम आपसे भी डिस्कस करेंगे, यानी भारत के लोगों की भी ओपिनियन शामिल की जाएगी। तो अब इतनी बड़ी ऑफर तो आ गई अंग्रेजों की तरफ से, लॉर्ड लिथगो की तरफ से, बट इसका नतीजा क्या निकला? कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए नहीं, आपको देना है तो आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, आप बताओ कि लड़ाई खत्म होने के बाद कैसे पावर ट्रांसफर करोगे, कैसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे, डोमिनियन स्टेटस की तो बात ही मत करो। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग को इस बात की खुशी थी कि अगस्त ऑफर में मुस्लिम लीग को वीटो देने की बात हुई थी। वीटो बात हुई थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हर पॉलिटिकल ग्रुप के लोग पहुंचेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुसलमानों को दबाया जाता है, मुस्लिमों की बात नहीं सुनी जाती है। तो कहा मुस्लिम लीग ने कि हम तो माइनॉरिटी हैं, तो हो सकता है कि बाकी लोग मिलकर कोई ऐसा फैसला ले लें जो मुसलमानों के हक में नहीं हो, तो हमको वीटो पावर दो कि बाकियों के लिए वे फैसले को हम पलट सकें।
तो ये वीटो पावर मिल गई थी मुस्लिम लीग को, इस बात की तो उनको खुशी थी। फिर भी उन्होंने अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस दोगे तो मुसलमानों को अलग कंट्री तो नहीं मिलेगी, वो तो फंस के रह जाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे कांग्रेस वाले? अब क्या रास्ता बचता है? अब एक ही रास्ता बचता है कि कोई मूवमेंट लॉन्च करो सरकार का विरोध। तो अब गांधी जी, जिनका मानना था कि देश जो है मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, गांधी जी पहले ही जानते थे कि देश में एक बड़े लेवल का मूवमेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का रास्ता चुना। यानी अपने अपने घरों में रह के अकेला आदमी सत्याग्रह को आगे बढ़ाएगा। ठीक, जबकि जो यंग लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स थे, वो चाहते थे कि पूरे देश में मास मूवमेंट लॉन्च किया जाए, लेकिन गांधी जी जानते थे कि देश के लोग इस वक्त तैयार नहीं है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया गांधी जी ने। अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या चीज थी? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में कोई एक इंसान गांव गांव घूम के स्पीचेस देता था, कहता था कि अंग्रेज जो लड़ाई लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, वही इल्जाम तो अंग्रेजों पे भी लगता है। जर्मनी और अंग्रेजों में क्या अंतर है? साथ ही साथ जो इन स्पीचेस का मुद्दा होता था वो होता था फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त कई सारे कानून बने थे। उन कानूनों में एक कानून था कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हो। तो इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए ये लोग सरकार के खिलाफ भाषण देते थे। गांव में घूम घूम के एक आदमी भाषण देता था कि करना है गिरफ्तार तो कर लो। तो अगर गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती थी तो वो जेल में चला जाता था, अगर अरेस्ट नहीं करती थी तो वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था। तो हर किसी से कहा गया था कि अपने घर से निकलो, गांव गांव घूमो, दूसरे लोगों को प्रेरित करो और दिल्ली पहुंचो। तो इसी को कहा गया दिल्ली चलो मूवमेंट। दिल्ली चलो मूवमेंट का नारा आगे चल के आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था, लेकिन दिल्ली चलो मूवमेंट था ये कि अपने अपने घर से, कोई अगर मध्य प्रदेश से निकला है दिल्ली आने के लिए तो दिल्ली पहुंचने से पहले उसको कई गांवों से होकर गुजरना है। तो हर गांव में भाषण दो, हर गांव के लोगों को प्रेरित करो, कहो इंडिविजुअल सत्याग्रह करने, हमको एक साथ इकट्ठा होकर रोड पे नहीं उतरना है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो यही था इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में कुछ फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, कुछ ही दिनों में मतलब इसका असर कम पड़ गया था। तो आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि गांधी जी पूरी तरीके से इसको नॉन वायलेंट रखना चाहते थे। तो गांधी जी ने केयरफुली सेलेक्ट किया, गांधी जी ही सेलेक्ट करते थे कि कौन इंडिविजुअल सत्याग्रही बनेगा। वो सेलेक्ट करते थे कि भाई तुम इस गांव में जाओगे, उस गांव में जाओगे। तो गांधी जी ने सेलेक्ट किया, पहले जो सत्याग्रही बने वो थे आचार्य विनोबा भावे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने इनको सेलेक्ट किया कि तुम शुरुआत करो, एक इकलौता आदमी सत्याग्रह शुरू करेगा। वो इकलौता आदमी कौन? आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे घूम घूम के भाषण वगैरह देने लगे। बहुत जल्द अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। कहा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देते हो तो आप अगेंस्ट द वॉर हो, यानी कि हमारे वॉर एफर्ट में आप रोड़े डाल रहे हो। तो पहले सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे। दूसरे ये जेल गए तो अब जवाहरलाल नेहरू बन गए दूसरे सत्याग्रही। ये सब महात्मा गांधी ने चुने थे, महात्मा गांधी के कहने पे। जब आचार्य विनोबा भावे जेल गए तो जवाहरलाल नेहरू बन गए दूसरे सत्याग्रही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भाग नहीं लिया। तो आपको याद रखना है कि भाग किसने लिया? आचार्य विनोबा भावे ने लिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिया। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त गांधी जी के आश्रम में रहते थे। तो इस तरह इंडिविजुअल सत्याग्रह से महात्मा गांधी ने मूवमेंट को जारी रखा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला नहीं। तो एक एक करके इस तरह के इंडिविजुअल सत्याग्रही को अंग्रेज पकड़ पकड़ के जेल में डालते गए, क्योंकि कानून लागू था ना, कानून लागू था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट।
यानी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम जर्मनी को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम जापान को सपोर्ट कर रहे हो, तो चलो जेल। तो कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो एक आदमी जेल में जाता था तो उसकी जगह कोई और ले लेता था। लेकिन क्योंकि एक मास मूवमेंट तो नहीं था ना, एक वक्त में एक ही आदमी इस मूवमेंट को जारी रखे हुआ था, तो इससे जो जनता में बहुत ज्यादा अपील बननी चाहिए थी वो बनी नहीं। तो गांधी जी को दिखा कि इसका बहुत ज्यादा कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को स्थगित कर दिया। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1941 में। इससे हजारों लोग जुड़े। कहा जाता है कि लगभग 20,000 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाला। इसमें किसी की मौत वगैरह नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो आप देख रहे हो कि यह मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस को एक नया मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत महसूस हुई। यही मूवमेंट आगे चल के क्विट इंडिया मूवमेंट कहलाया। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यहां से मामला क्विट इंडिया मूवमेंट तक कैसे पहुंचा, इस बीच में क्या घटनाएं हुई और उनका क्या असर हुआ, ये सब हम क्विट इंडिया मूवमेंट वाली अगली वीडियो में कवर करेंगे।